नमस्कार। आज की क्लास में हम साइंस का टॉपिक अंतःस्रावी तंत्र देखेंगे। इस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को व्याख्या सहित इस क्लास में हल किया जाएगा। अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित जो थ्योरी क्लास हैं वो हमने पिछले क्लासों में ले ली हैं। अब आज की क्लास में इससे संबंधित एमसीक्यूज देख रहे हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन के बारे में पूछा जाए तो इंसुलिन होता है स्रावित अग्नाशय ग्रंथि से। और अग्नाशय ग्रंथि की यदि स्थिति पूछी जाए तो अग्नाशय ग्रंथि की स्थिति है उदर में, आमाशय के नीचे। और अग्नाशय का इंग्लिश का नाम पूछा जाए तो इंग्लिश का नाम है पेनक्रियास। अब इस अग्नाशय के बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। अग्नाशय ग्रंथि कैसी है? मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित का मतलब यह एक बहिस्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। बहिस्रावी इसका जो भाग है वो निकालता है रस, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण पाचक रस, और इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। ये इसका कौन सा भाग है? बहिस्रावी। इसका जो अंतःस्रावी भाग है उसका नाम है लैंगरहैंस की दीपिका। लैंगरहैंस की दीपिका, या इंग्लिश में से बोला जाता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसमें ध्यान रखना है, लैंगरहैंस की दीपिकाओं में 3 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये वाली जो बीटा कोशिकाएं, इनसे कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो इंग्लिश वाला नाम दे रखा है कौन सा? पेनक्रियास। ये पूरा एड्रेस बता दिया आपको। अग्नाशय के कौन से भाग से? अंतःस्रावी भाग से। अंतःस्रावी भाग का नाम क्या है? लैंगरहैंस की दीपिका। और उसमें से कौन सी कोशिकाओं से? बीटा कोशिकाओं से। तो क्वेश्चन में जब आता है कि पेनक्रिया ये इंसुलिन हार्मोन कौन सी कोशिकाओं से निकलता है, तो यहाँ ऑप्शन आ सकता है बीटा कोशिका। तो एड्रेस में बीटा कोशिका, लैंगरहैंस की दीपिका, या क्या लिखा है आपका? अग्नाशय या पेनक्रियास। और इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे शरीर में क्या करता है? रक्त में शर्करा को मेंटेन करके रखता है। इसमें ध्यान रखना है आपको, अनाज और मीठी चीजें खाते हैं उसमें हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद किस में बदलता है? ग्लूकोज में। हमारा जो पचा हुआ भोजन है वो छोटी आंत से किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? रक्त के द्वारा। रक्त ने इस ग्लूकोज को अवशोषित कर लिया है। अब रक्त के अंदर ग्लूकोज है। रक्त हमारे शरीर में परिवहन तंत्र का काम करता है, इस ग्लूकोज को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और कोशिकाएं इस ग्लूकोज को फिर काम लेती हैं। सभी कोशिकाओं में जब ग्लूकोज पहुंच रहा है तो कोशिकाओं में एक अंग होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कोशिका का श्वसन अंग भी बोलते हैं, या फिर इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह, शक्ति ग्रह कहा जाता है। यहाँ पे ग्लूकोज जाता है और इस ग्लूकोज का दहन होता है। दहन होने का मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और इसमें बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी। एक ग्लूकोज का अणु यदि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो कितने एटीपी मिल रहे हैं? 38 एटीपी। हमारे शरीर में ऊर्जा जो है वो किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में। एटीपी ऊर्जा के अणु हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपने देखा किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदला, ग्लूकोज रक्त में गया और रक्त ने परिवहन करके शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया, और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ने इस ग्लूकोज को यूज करके एनर्जी बना ली, ऊर्जा बना ली। अब इसमें ध्यान रखना है, जितनी ऊर्जा चाहिए उतना ग्लूकोज तो काम में ले लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लूकोज रक्त में पड़ा रह जाएगा। और उस ग्लूकोज का क्या किया जाएगा? उस ग्लूकोज को फिर यकृत में जमा करवाया जाएगा। यकृत, जिसे हम इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं, यहाँ जमा कराएंगे और जमा कराने के लिए इस ग्लूकोज का रूप चेंज किया जाएगा और रूप हो जाएगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में चेंज किया जाएगा और ग्लाइकोजन के रूप में चेंज कराने वाला जो हार्मोन होता है उसका नाम है इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन रक्त में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको हटा के कहाँ पहुंचा देता है? यकृत में, और ग्लाइकोजन के रूप में उसको संग्रहित कराता है। अब ये जो ग्लूकोज है मीठी चीजों से प्राप्त हो रहा है तो इसको शर्करा भी बोलते हैं। और ये क्या है? रक्त। तो रक्त में शर्करा या ब्लड शुगर जो है वो कौन मेंटेन करके रखता है? इंसुलिन। जितना जरूरत था उतनी ऊर्जा बना ली गई, बाकी जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसका रूप चेंज किया गया। और ये आपको इसी तरीके से समझाया था कि मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और आपके पास जो रुपया है वो किस में आ रहा है? कैश में। तो जितना आपको जरूरत था उतना तो आपने काम में लिया, यदि एक्स्ट्रा है तो आप उसका रूप चेंज करते हैं। रूप चेंज करने का मतलब, या तो मान लीजिए गोल्ड में इन्वेस्ट किया है या आपने उसकी एफडी कराई है, तो रूप चेंज करके कहीं जमा करा दी है। और जमा कराने कोई घर का व्यक्ति गया है जिसको बोल दिया इंसुलिन। जब जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ेगी किस दिन? जिस दिन आपने खाना नहीं खाया है
या व्रत कर रखा है, उस दिन भी आपको पूरे दिन शरीर में ऊर्जा मिलती रहती है। तो उस दिन वो ऊर्जा कहाँ से आई? ये जो यकृत में संचित ग्लाइकोजन है, ये वापिस जो है किस में बदलेगा? ग्लूकोज में। और अब बदलने के लिए दूसरा हार्मोन आएगा, उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन। उसका नाम क्या है? ग्लूकागोन। और ये ग्लूकागोन हार्मोन जो है, ये इसकी अल्फा कोशिकाओं से निकलता है। तो ये पूरी बातें आपको किसकी बता दी गई? अग्नाशय ग्रंथि की। इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। इंसुलिन तो रक्त से ग्लूकोज को हटा के कहाँ पहुंचा देता है? यकृत में। जब जरूरत पड़ती है तो यकृत से वापस कौन लेके आता है? ग्लूकागोन हार्मोन लेके आता है। तो इस तरीके से ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन रहता है। और यदि ये इंसुलिन हमारे शरीर में कम निकलने लग जाए, हार्मोन कम बनने लग जाए, तो रक्त में शर्करा की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्लड में से शुगर को हटा रहा था। उसी को हम बोलते हैं कि शुगर की बीमारी हो गई, या साइंस में उसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस, हिंदी में बोला जाता है मधुमेह। तो ये नाम इसी बीमारी के, जिसमें कौन सा हार्मोन कम हो जाता है? इंसुलिन। और ये इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकल रहा है? पेनक्रियास से, जिसका हिंदी में नाम क्या है? अग्नाशय। और ये कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। उसके बाद अगला देखिए, इसमें थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो थायरोक्सिन हार्मोन आपको ध्यान रखना है, थायराइड ग्रंथि जो होती है गले के अंदर, किस आकृति की? एच आकृति की। एच आकृति की थायराइड ग्रंथि है, उससे थायरोक्सिन हार्मोन निकल रहा है। और इस थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? शरीर में उपापचय, उपापचय को नियंत्रित करना, यानी मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म क्या चीज है? शरीर में जो जैव रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं, उनकी जो स्पीड है उसको मेंटेन कौन रखता है? थायरोक्सिन हार्मोन। और ये थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकल रहा है। ये ग्रंथि कहाँ स्थित है? गले में स्थित है। या फिर पूछा जा सकता है कि, ध्यान रखना है इसमें, श्वास नली के पास में स्थित है। आगे ध्यान रखेंगे, थायराइड ग्रंथि की आकृति पूछी जाती है, तो आकृति कौन सी है? एच आकृति। एक क्वेश्चन थायराइड ग्रंथि का और बनता है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यदि सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तब तो कौन सी है? लीवर, या हिंदी में नाम ले दीजिए यकृत। ये तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन क्वेश्चन को चेंज करके सबसे बड़ी ग्रंथि, और क्वेश्चन ये आ जाए कि सबसे बड़ी तो बताओ लेकिन कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि बताओ, तब आपकी कौन सी होगी? थायराइड ग्रंथि होगी। ये ध्यान रखना है। तो इस थायरोक्सिन हार्मोन को बनने के लिए किसकी जरूरत होती है? आयोडीन की। तो ये आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, जो कौन सी ग्रंथि से निकल रहा है? थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है कैल्सीटोनिन। लेकिन इसको बनने के लिए आयोडीन की जरूरत नहीं होती। तो इसका भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला आयोडीन रहित हार्मोन बताइए। तो आयोडीन रहित हार्मोन कौन सा है? कैल्सीटोनिन। और आयोडीन वाला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन। और ये आयोडीन की पूर्ति जो है वो नमक के द्वारा की जाती है, नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। उसके बाद आगे देखिए, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन जो है किसे कहते हैं? एड्रेनालिन को। अब इसकी भी थोड़ी डिटेल देखिए आप। मनुष्य के शरीर में दो गुर्दे, गुर्दों को और क्या नाम दिया जाता है? इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, या फिर हिंदी में एक नाम और है वृक्क। इस वृक्क के ऊपर दो ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये वृक्क के ऊपर पाई जा रही हैं, इसलिए इनका नाम है अधिवृक्क। और इन्हीं को कहा जाता है एड्रिनल ग्रंथि। और इन ग्रंथियों से निकलता है ये वाला हार्मोन, नाम सेम है, एड्रिनल ग्रंथि और एड्रिनालिन हार्मोन। ये हार्मोन संकटकालीन परिस्थितियों में निकलता है। संकटकालीन परिस्थितियां, डर भय क्रोध वाली जो परिस्थिति है, उस समय निकलता है। इसका सिंपल सा उदाहरण आपको बताया था कि संकटकालीन परिस्थिति ये हो सकती है, आपने अचानक से सांप को देखा और फिर उसके बाद में सांप को देखना, संवेदी अंग आपकी आंख से ये सूचना कहाँ गई? मस्तिष्क के पास, कि सामने सांप है और अब समस्या हो रखी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मस्तिष्क फिर संकेत किसको देगा? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस से आएगा पीयूष ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि अपने हार्मोन किस में डाल देगी? रक्त में। सभी ग्रंथियां अपने हार्मोन रक्त के अंदर डालती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसलिए इनका नाम ही क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां डक्टलेस होती हैं। डक्टलेस का मतलब है नालिका विहीन, इनकी खुद की कोई पाइप नहीं होती। तो ये नालिकाओं में डाल के अपना पदार्थ किसमें डालती हैं? रक्त के अंदर, इसलिए इनका नाम क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि ने भी रक्त में हार्मोन डाले और वहां से फिर मैसेज पहुंचा यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथियों के पास, और इन्होंने जो हार्मोन है निकाल के वो भी किसमें डाला? रक्त में। और रक्त में जब हार्मोन ये एड्रेनालिन पहुंचेगा,
हाँ, रक्त पूरे शरीर में बहता है और पूरे शरीर में सभी अंगों को ये हार्मोन क्या संकेत देगा कि सामने विकट परिस्थिति है और हमें थोड़ा जल्दी काम करना है। तो आप देखना संकटकालीन परिस्थिति में जब भी आपने सांप देखा है, सामने कुत्ता देखा है, आपको वहां से भागना है, उस समय आपके हृदय की धड़कन की जो दर है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कौन सा हार्मोन निकल चुका है, एड्रेनालिन। वो हृदय को क्या संकेत दे रहा है कि थोड़ा जल्दी रक्त को पंप कीजिए। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, श्वसन दर बढ़ जाती है, यानी जल्दी जल्दी आप ऑक्सीजन खींचने लग जाते हो। मांसपेशियां भी हमारी एक्टिव हो जाती हैं ताकि हम बहुत स्पीड से वहां से भाग सकें। तो इसलिए संकटकालीन परिस्थितियों में हार्मोन निकल रहा है। ये नाम क्यों रखा गया है, इसको फाइट एंड फ्लाइट भी बोलते हैं, एक डू एंड डाई ये हार्मोन भी कहा जाता है, करो या मरो हार्मोन। दूसरा इसको 3F हार्मोन भी कहा जाता है। 3F इसलिए क्योंकि पहले आपने सांप को देखा तो पहला काम होता है F से, फियर यानी डरते हो। दूसरा है आपके पास कोई लाठी वगैरह है और हिम्मत है उसको मारने की, तो आप फाइट करने की कोशिश करोगे। और यदि ये नहीं है तो तीसरा ऑप्शन आप वहां से भाग जाओगे, यानी फ्लाइट। यानी कितने एफ हो गए, 3F। तो 3F हार्मोन किसे कहा जाता है, एड्रेनालिन को, जो कौन सी ग्रंथि से निकलता है, एड्रेनल ग्रंथि से। और एड्रेनल ग्रंथि के बारे में आपको बता दिया, स्थिति कहाँ पे है, गुर्दों के ऊपर है। एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आया हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति का गुर्दा निकाला जाता है तो कौन सी ग्रंथि निकल जाने की संभावना है, तो गुर्दे के ऊपर कौन सी चिपकी हुई है, अधिवृक्क ग्रंथि, या इंग्लिश में नाम आ जाएगा एड्रेनल ग्रंथि। उसके बाद आगे इसमें ध्यान रखना है, महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है। तो ध्यान रखना है, जनन ग्रंथियां जो है महिला और पुरुष में, महिलाओं में होती है ओवरी, जिसका हिंदी में नाम होता है अंडाशय, और पुरुषों में है टेस्टिस, जिसका हिंदी में नाम होता है वृषण। इनसे जो हार्मोन निकलते हैं वो, महिलाओं में जनन जो हार्मोन है कौन कौन से निकलते हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। यहाँ हार्मोन एक ही ध्यान रखना है आपको, टी से टेस्टिस और टी से याद रखो टेस्टोस्टेरोन। नर जनन हार्मोन पूछा जाए तो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दे रखा है वो इंग्लिश में है कौन सा, ओवरी। महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, ओवरी से निकलता है। एक और ध्यान रखना है, आपको क्लास में बताया गया था पिछले में कि ओवरी और टेस्टिस जो हैं ये दोनों कैसी ग्रंथि हैं, मिश्रित ग्रंथि हैं। मिश्रित ग्रंथि क्योंकि ये दोनों एक चीज तो निकाल रही है हार्मोन, दूसरी ये जनन कोशिकाएं बनाती हैं, जनन कोशिका भी यही बन रही है। अब जनन कोशिका बनाने का मतलब यहाँ शुक्राणु और यहाँ कौन से हैं, अंडाणु। तो दो चीजें इनमें बन रही है, इसलिए ये भी कैसी है, मिश्रित ग्रंथि। एक मिश्रित ग्रंथि हम पीछे पढ़ गए हैं, कौन सी है, अग्नाशय। उसके बाद आगे देखिए, अगला है शारीरिक वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो इसमें ध्यान रखना है, शरीर की वृद्धि के लिए हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है और उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। मस्तिष्क में होती है कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ये हमारे शरीर की दूसरे नंबर की सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि पूछी जाए तो दोनों आंखों के बीच में मस्तिष्क में मिलेगी, उस ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि। उसके बाद दूसरे नंबर की छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। इस ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका भार 0.6 ग्राम मिलेगा आपको और इसका आकृति जो है वो मटर के दाने के समान मिलेगी। इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं जो बाकी सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक मास्टर और लगा हुआ है मस्तिष्क में, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क का भाग है जो तंत्रिका तंत्र को किससे जोड़ के रखता है, अंतःस्रावी तंत्र से। तो सबसे पहले ऊपर कंट्रोलर कौन बैठा है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के अंदर। फिर उससे बाद कौन सी है, पीयूष ग्रंथि, जो बाकी सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। इससे खूब सारे हार्मोन्स निकल रहे हैं, हमने पढ़े क्लास में। एक कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन यदि ज्यादा निकल जाता है तो इसमें ध्यान रखिए, हार्मोन ज्यादा निकलने से बीमारी होती है और कम निकलने से भी बीमारी होती है। उसका नॉर्मल लेवल निकलना चाहिए। तो ये यदि ज्यादा स्रवण हो रहा है तो शरीर की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी और जो रोग होगा उसको हम बोलते हैं भीमकायता। इसी को एक्रोमिगली भी बोला जाता है। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, यदि ग्रोथ हार्मोन कम निकला तो ग्रोथ कम होगी, शरीर में क्या आ जाएगा, बौनापन। तो ये चीजें आपको बता दी। अगला देखिए, इसमें अगला है कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि यानी अंतःस्रावी और बहिस्रावी। अंतःस्रावी को इंग्लिश में नाम दिया जाता है एंडोक्राइन और बहिस्रावी को दिया जाता है एक्सोक्राइन। तभी आपको चैप्टर पढ़ाते समय बताया था कि यदि आप अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन कर रहे हो तो उस अध्ययन को बोला जाएगा एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहा जाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी।
अंतःस्रावी ग्रंथि और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स का अध्ययन। हार्मोन से संबंधित कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है तो उसको बोला जाता है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। जैसे हार्ट से संबंधित होता है तो उसे हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और वैसे ही यहाँ पे ध्यान रखना है, यदि हार्मोन से संबंधित है तो कौन हो जाएंगे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। अब यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि पूछी है, तो मिश्रित हमने कौन सी पढ़ी थी, पेनक्रियास। यहाँ पे इसका ऑप्शन ओवरी भी है, लेकिन ये ऑप्शन इसमें सही नहीं लग रहा है, तो ध्यान रखना है इसमें ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, पेनक्रियास। ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। इसका जो एक्सोक्राइन भाग है वो क्या निकाल के देता है, रस, पूर्ण पाचक रस। और एंडोक्राइन भाग क्या निकाल के देता है, हार्मोन। अभी पढ़ा था हमने पहला ही क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन निकल रहा है इसके एंडोक्राइन भाग से। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, थायराइड ग्रंथि से आपको बताए थे दो हार्मोन है, एक तो है थायरोक्सिन और दूसरा हार्मोन जो है उसके अंदर कौन सा है, कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन को बनने के लिए किसकी जरूरत होती है, आयोडीन की। इस खनिज तत्व की जरूरत होती है और इसकी पूर्ति किससे की जाती है, नमक से की जाती है। यदि खाने में आयोडीन कम है तो शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये कम बनेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन यदि कम बना तो ये जो ग्रंथि है कौन सी, थायराइड ग्रंथि, गले के अंदर ये फूल जाती है, इसकी आकृति बढ़ जाती है और इस रोग को हम बोलते हैं खेंगा, या इंग्लिश में कहा जाता है गोइटर। तो आयोडीन की कमी से या थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है, खेंगा या गोइटर। एक इसमें और ध्यान रखना है आपको कि ये जो तटीय क्षेत्र हैं समुद्र के आसपास वाले, वहां ये रोग कम मिलता है, खेंगा या गोइटर, जबकि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं हिमालय वाले, इन क्षेत्रों में ये रोग ज्यादा मिलेगा। उसका कारण है कि यहाँ समुद्र में आसपास जो यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति है, यानी यहाँ की जो साग सब्जी है उसके अंदर आयोडीन की पूर्ति हो जाती है, यानी नमक में भी आयोडीन नहीं ले तो भी इनके शरीर में आयोडीन की पूर्ति हो जाती है। इन लोगों को खेंगा रोग कम होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में इनकी जो वनस्पति है उसके अंदर आयोडीन नहीं होता, तो इनको पूर्ति किसने करनी होती है, नमक से। और यदि ये नमक यूज नहीं कर रहे हैं आयोडीन वाला तो इनको ये रोग ज्यादा होता है। अब ये एक स्थान विशेष का रोग हो गया, इसलिए इस रोग को हम स्थानिक रोग भी कह सकते हैं। स्थानिक रोग को इंग्लिश में कहा जाता है एंडेमिक डिजीज। क्या कहा जाता है, एंडेमिक डिजीज। और जो पूरे विश्व को घेर ले उसे कहा जाता है पेंडेमिक। जैसे कि कोरोना की बात करें, जिसका असर पूरे विश्व पे हो गया था, तो वो डिजीज तो कौन सी होती है, पेंडेमिक, और स्थानिक होती है किसी स्थान विशेष पे, वो कौन सी होती है, एंडेमिक। इसमें और चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन एक और आया हुआ है कि आयोडीन वाला जो नमक होता है उसके पैकेट पे ऐसा क्या बना हुआ आता है जिससे अनपढ़ महिला भी पहचान सके कि ये नमक आयोडीन युक्त है। तो इसमें ध्यान रखना है, नमक के पैकेट के ऊपर ये सिंबल बना हुआ आता है, हंसता हुआ सूरज। हंसता हुआ सूरज है, इसकी फोटो बनी हुई आती है, इससे पहचान हो जाती है कि इस नमक, इस पैकेट वाले जो नमक में क्या है, आयोडीन है। अगला देखिए, इसमें मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो अभी बताया था आपको मस्तिष्क में ग्रंथि होती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, हिंदी में नाम है पीयूष ग्रंथि, भार 0.6 ग्राम और आकृति मटर के दाने के समान। बाकी सभी ग्रंथियों को ये क्या करती है, कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर बोलते हैं। और मस्तिष्क में इसके ऊपर एक भाग और बैठा था, उसका नाम था हाइपोथैलेमस, ये इसका भी मास्टर है। हाइपोथैलेमस से थोड़े स्पेशल हार्मोन निकलते हैं, ये हार्मोन सिर्फ पीयूष ग्रंथि तक जा रहे हैं। उन हार्मोन का नाम है न्यूरॉन हार्मोन। क्या नाम है, न्यूरॉन हार्मोन। ये न्यूरॉन हार्मोन जो है किसको कंट्रोल करके रखते हैं, पीयूष को। और पीयूष जो है अपने हार्मोन रक्त में निकाल के बाकी सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। इस हाइपोथैलेमस को तभी क्या कहा जाता है, सुपर मास्टर कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि तो है पीयूष ग्रंथि, और सुपर मास्टर कौन सी है, हाइपोथैलेमस। ये लिखा था मास्टर का मास्टर कौन सी है, तो ये है हाइपोथैलेमस। एक क्वेश्चन और आया है, बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा किसे कहा जाता है। ऑर्केस्ट्रा यानी बैंड बाजों वालों का जो ग्रुप है उसमें मास्टर कौन होता है, बैंड मास्टर। तो ये जो पूरी ग्रंथियां हैं ये ऑर्केस्ट्रा हैं और इसमें बैंड मास्टर कौन है, पीयूष ग्रंथि। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा किस ग्रंथि को कहा जाता है। अगला देखिए, डायबिटीज मेलाइटस किस हार्मोन की कमी से होती है। तो डायबिटीज मेलाइटस, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं शुगर हो गई, यानी ब्लड शुगर, उसका हिंदी में नाम है मधुमेह और साइंस में नाम है डायबिटीज मेलाइटस। ये किस हार्मोन की कमी से होती है, इंसुलिन। इंसुलिन का पूरा एड्रेस अभी आपने
बिल्कुल शुरू वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि इंसुलिन कहाँ से निकल रहा है। आपने देखा था कौन सी ग्रंथि थी, आमाशय के नीचे उदर में यानी पेट में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है अग्नाशय, इंग्लिश नाम था पेनक्रियास, मिश्रित ग्रंथि है, पूर्ण पाचक रस भी निकालेगी। ये चीज तो कहाँ काम आएगी, पाचन तंत्र में। और इसका जो अंतःस्रावी भाग है उसका नाम है अलग से लैंगरहैंस की दीपिका, उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं, वहां बैठी है एक बीटा कोशिका, और इस बीटा कोशिका से कौन निकल रहा है, इंसुलिन। तो एग्जाम में क्वेश्चन है इंसुलिन कहाँ से निकलता है, बीटा से। ये भी आ सकता है ऑप्शन में, लैंगरहैंस की दीपिका भी आ सकता है, और क्या लिखा सकता है, अग्नाशय भी लिखा सकता है। तो यहाँ से इंसुलिन निकला, और आपने देखा था इंसुलिन क्या काम कर रहा था, ब्लड का जो शुगर है, ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा था। अब इस हार्मोन की यदि कमी होती है तो अभी बताया था ब्लड में शुगर की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ब्लड में यदि शुगर की मात्रा बढ़ती है तो उस रोग को हम बोलते हैं ब्लड शुगर, मधुमेह, या नाम दिया जाता है डायबिटीज मेलाइटस। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ये तो है 2 प्रकार की डायबिटीज है, एक तो है डीएम यानी डायबिटीज मेलाइटस, और एक है डायबिटीज इंसिपिडस। ये वाली हिंदी में कहला रही है मधुमेह, और ये वाली कह रही है उदक में है या उदर में है। ये भी हार्मोन की कमी से, ये भी हार्मोन की कमी से, लेकिन दोनों के हार्मोन अलग अलग हैं। इसका हार्मोन है इंसुलिन, इसका हार्मोन है एडीएच। एडीएच का दूसरा नाम है वैसाप्रोसिन। अब ये हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, ये मस्तिष्क वाली वही ग्रंथि, कौन सी, पीयूष ग्रंथि, वहां से निकल रहा है। इसका एड्रेस आप पूरा पढ़ के आए हो, किससे निकलता है, अग्नाशय से। तो ये दोनों ध्यान रखना, ये डायबिटीज मेलाइटस है जो नॉर्मली अपन बोलते हैं कि शुगर हो चुका है, तो शुगर किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से। ये वाली जो है ये उदक में है, पीयूष ग्रंथि में एक हार्मोन निकल रहा है एडीएच, उसकी कमी से होता है। और इस हार्मोन को आपको बताया था एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, या मूत्ररोधी हार्मोन भी कहते हैं। इसके निकलने से यूरिन कम आता है, लेकिन ये खुद कम निकलने लग गया तो यूरिन ज्यादा आता है। तो यूरिन ज्यादा आना जो है शुगर का या डायबिटीज का पहला लक्षण माना जाता है। तो इधर मधुमेह भी यूरिन ज्यादा आता है, और ये वाला जो उदक में है इसमें भी यही लक्षण पहला रहता है। तो ध्यान रखिए डायबिटीज मेलाइटस किस हार्मोन की कमी से हुआ है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। अगला देखिए, इसमें कौन सा हार्मोन कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में सहायक है। अब ये कैल्शियम का स्तर कहाँ बनाएगा, रक्त में। रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक है, पहला दे रखा है एड्रेनालिन, हमने पढ़ा था अभी, अधिवृक्क ग्रंथि से निकल रहा है। ये वाला कौन सा था, संकटकालीन परिस्थिति वाला। एक ये ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, ग्रोथ को कंट्रोल। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकल रहा है, शरीर में उपापचय क्रियाओं को ये नियंत्रित रखता है। यहाँ कौन सा है, पैराथायराइड हार्मोन। ये इसमें ध्यान रखना है, गले के अंदर जो थायराइड ग्रंथि होती है एच आकृति की, उसी ग्रंथि के अंदर पीछे की ओर 4 छोटी छोटी ग्रंथियां धसी हुई होती हैं। तो ये एच आकृति वाली तो है थायराइड, और इसके अंदर ये जो 4 धसी हुई हैं इन ग्रंथियों का नाम है पैराथायराइड। तो पैराथायराइड का एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि कितनी है संख्या, 4 है। दूसरा कहाँ है, गले में ही स्थित है, थायराइड के अंदर धसी हुई है ये। इससे एक हार्मोन निकलता है, इसे हमने 2 हार्मोन पढ़े थे, एक तो था थायरोक्सिन, एक और याद रखना है आपको, कैल्सीटोनिन। दूसरा हार्मोन है कैल्सीटोनिन। पैराथायराइड से याद रखना है, या तो पैराथायराइड हार्मोन या इसे पैराथ हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन, ये दोनों आपको इसलिए बताएं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। थायराइड से निकलने वाला कैल्सीटोनिन और पैराथायराइड से निकलने वाला पैराथ हार्मोन, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करेंगे। अब ये कैसे काम करते हैं उसको देखिए। भोजन में हम इस खनिज की आपूर्ति कर रहे हैं, किसकी, कैल्शियम की। दूध के पदार्थ वगैरह उनका सेवन करते हो, ये कैल्शियम की गोलियां खाते हो, किसकी पूर्ति हो रही है, कैल्शियम की। अब ये कैल्शियम पहले किस में जाएगा, रक्त में, क्योंकि आपको बताया था जो भी भोजन है छोटी आंत द्वारा, छोटी आंत में किसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, रक्त के। और रक्त हमारे शरीर का क्या है, परिवहन तंत्र। इस भोजन को ये अवशोषित करके सभी कोशिकाओं के पास पहुंचाता है। अब कैल्शियम रक्त के अंदर है, कैल्शियम की जरूरत कहाँ होती है, कोशिकाओं में जरूरत नहीं है, कैल्शियम को पहुंचाना होता है हड्डियों में। तो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाना, हड्डी तक पहुंचाने का काम होता है कैल्सीटोनिन का। ये जो ऊपर वाला हार्मोन है, कौन सा वाला, कैल्सीटोनिन, जो किससे निकल रहा है, थायराइड से। यानी रक्त में जो कैल्शियम आ गया है, और वो आया कहाँ से, भोजन से, उसको कहाँ पहुंचाया गया, हड्डी तक, यानी हड्डियां मजबूत हो रही हैं।
एक हार्मोन और निकलता है जिसका नाम है पैराथार्मोन। मान लो रक्त में कैल्शियम की कमी हो गई। रक्त में कैल्शियम की कमी कब होगी? जब हम बाहर से कैल्शियम की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। कैल्शियम एक खनिज लवण है, खनिज लवण का पाचन नहीं होता है, डायरेक्ट इसको यहाँ अवशोषित किया जा रहा है छोटी आंत में रक्त के द्वारा। तो यदि इसकी कमी हो जाती है तो इसमें ध्यान रखना आपको। पहली बात तो शरीर में क्या लक्षण आते हैं, आप देखते होंगे कई बार मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है अचानक से। जकड़न होने का मतलब आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं बांटे आना। तो बांटे कब आते हैं? जब रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है। आप 2-4 दिन दूध के कोई भी पदार्थ का सेवन ना करें, चाय, छाछ, दूध, दही, तो आपके शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? कैल्शियम की। और रक्त में जैसे ही कैल्शियम की कमी होगी बांटे आना शुरू होंगे। अब फिर ध्यान रखना है ये थोड़े ही दिन आएंगे, उसके बाद शरीर अपने आप एडजस्ट कर लेता है, रक्त में कैल्शियम की पूर्ति करता है। कैसे करता है? कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथार्मोन। ये पैराथायराइड हार्मोन निकलेगा और ये हड्डी से कैल्शियम जो है वापस ले आएगा। पैराथायराइड हार्मोन हड्डी से कैल्शियम वापस ला रहा है। अब इसमें नुकसान क्या हुआ? आपने जब कैल्शियम की पूर्ति नहीं की है तो कैल्शियम कहाँ से आने लग गया? हड्डी से आने लग गया। हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और हड्डियां कमजोर होंगी तो जो रोग होता है उसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो शब्द जो है वो किससे संबंधित है? हड्डियों से संबंधित है। और पोरोसिस, पोर्स हो जाते हैं यानी हड्डियों में छेद होना शुरू हो जाते हैं। किस हार्मोन की अधिकता से? पैराथार्मोन की अधिकता से। और हड्डियां कमजोर हो रही हैं तो फ्रैक्चर बहुत जल्दी होता है। तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पैराथायराइड हार्मोन की अधिकता से क्या होगा? कौन सा रोग होगा? ऑस्टियोपोरोसिस। तो कौन सा हार्मोन कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में सहायक है? पैराथायराइड हार्मोन। यहाँ ये ऑप्शन भी आ सकता है। तो कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन ये दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं? विपरीत काम करते हैं। उसके बाद देखिए मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, यानी पुरुषों में हार्मोन जो निकल रहा है टेस्टोस्टेरोन, इसका स्रवण कहाँ से होता है? तो इसका स्रवण होता है टेस्टिस से और हिंदी नाम है इसका वृषण। उसके बाद अगला देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म रोग किससे संबंधित है? एक तो ये टेक्निकल टर्म हमेशा पकड़ के रखिए, ये हाइपो शब्द कहीं पे भी आए, ये नॉर्मल से कोई चीज कम होती है तब क्या शब्द यूज किया जाता है? हाइपो। नॉर्मल से कोई चीज ज्यादा है तो उसके लिए क्या किया जाता है? हाइपर। तो हाइपर शब्द तो है ज्यादा के लिए और हाइपो है कमी के लिए। जैसे यदि बीपी जो है कम है तो बोला जाता है हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो बोला जाता है हाइपरटेंशन। नॉर्मल कितना होता है? 120/80 mmHg, ये नॉर्मल बीपी है। मानव का सामान्य जो रुधिर दाब है कितना है? 120/80 mmHg। यदि इससे कम है तो नाम दिया जाएगा हाइपोटेंशन या लो बीपी। इससे ज्यादा है तो क्या कहा जाएगा? हाइपरटेंशन। एक आपको विटामिन वाले टॉपिक में भी पढ़ाया था कि विटामिन की गोलियां ऐसे ही ले ली जाती हैं तो लीवर प्रभावित होता है और उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपर विटामिनोसिस। इस हाइपर विटामिनोसिस में लीवर इफेक्ट हो रहा है और कौन से विटामिन के कारण? ADEK। ADEK को हमने याद किया था कीड़ा से। ये वाले विटामिन वसा में घुलनशील है और वसा में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं, स्टोर होते हैं। कहाँ स्टोर होते हैं? लीवर में। और लीवर को इफेक्ट करेंगे और अपना टॉक्सिक इफेक्ट दिखाते हैं, जहरीला प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए विटामिन वगैरह की गोलियां बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं लेनी चाहिए। बी और सी विटामिन जो है इनको हमने याद किया था WBC करके। WBC यानी ये वाटर यानी जल में घुलने वाले विटामिन हैं। ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहते, यदि हमने ज़्यादा खा भी लिए तो ये यूरिन में जल के साथ घुल के निकल जाते हैं। तो अब यहाँ आपने देखा कि क्या लिखा है? हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपो शब्द का मतलब तो समझ में आया कमी, और थायरॉयडिज्म यानी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो रोग हो रहा है वो अभी पढ़ा था हमने, ये ग्रंथि फूल जाती है, उसका नाम था खेंगा या फिर उसे कहा जाता है गोइटर। तो इसमें देखिए पहला दे रखा है थायरोक्सिन की अधिकता, तो हाइपो से अधिकता नहीं, थायरोक्सिन की कमी, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है। यहाँ यदि लिखा था हाइपर थायरॉयडिज्म तो हाइपर थायरॉयडिज्म में ध्यान रखना है थायरोक्सिन की क्या हो जाती है? अधिकता वाला ऑप्शन। अगला है एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित है? ये हम पीछे देख के आ चुके हैं। एड्रिनल ग्रंथि जो है गुर्दे पे स्थित है। गुर्दे का और नाम भी याद रखना है, वृक्क भी बोलते हैं या फिर क्या लिखा सकता है? किडनी भी लिखा सकता है। सारे नाम इसलिए ध्यान रखना है, किडनी इस तरीके से, इंग्लिश का नाम हिंदी में ऐसे लिखा हुआ आ सकता है। उसके बाद आगे देखिए इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन किस कार्य में सहायक है? फिर यहाँ से आप कीवर्ड पकड़िए, ये जो लैक्टिन शब्द है लैक्टो, ये लैक्टो शब्द मिल्क से, दूध से संबंधित होता है। जैसे पूछा जाए दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो है वो कौन सी है? लैक्टोज। दूध से दही बनाते हैं, दही में खट्टा स्वाद आता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसका नाम है लैक्टिक एसिड। दूसरा ध्यान रखना है
दूध को दही बनाने के लिए एक बैक्टीरिया काम आता है, एक जीवाणु के कारण बनता है। जब हम दूध में दही जमाने के लिए जो जावन डालते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही होते हैं। कौन से जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस। तभी आप देखते होंगे दूध को जब आप जमा रहे हैं तो उसका तापमान ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम, क्योंकि 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जीवाणु बहुत अच्छे से पनपते हैं। बहुत ज़्यादा करेंगे और फिर उसके बाद उसके अंदर दही डाल रहे हो तो वो जीवाणु क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ठंडे तापमान पे भी इन जीवाणुओं में जो है प्रजनन नहीं होता। तो दूध से दही बनाने के लिए जीवाणु काम आ रहा है वो लैक्टोबैसिलस। दही में एसिड है वो कौन सी है, लैक्टिक एसिड। दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी है, लैक्टोज शर्करा। दूध की शुद्धता नापने के लिए कि दूध में कितना पानी है, ये सब नापने के लिए जो मीटर काम आता है उसका नाम है लैक्टोमीटर। एक और ध्यान रखना है, कई लोगों के शरीर में दूध का पाचन नहीं हो पाता, दूध जो है वो सूट नहीं करता। उसका कारण है उनके शरीर में एक एंजाइम है, रेनिन एंजाइम। दूध को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है, रेनिन एंजाइम। ये छोटे बच्चों के शरीर में भरपूर मात्रा में बनता है रेनिन एंजाइम। इसीलिए छोटे बच्चों के जो भोजन में, आहार में ज्यादातर क्या होता है, दूध होता है। जितना भी दूध उनको पिलाया जाता है सारा जो है रेनिन एंजाइम पचा जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इस रेनिन की मात्रा हमारे शरीर में क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो दूध का पाचन भी कम होगा, इसलिए हमारे आहार में हम दूध की मात्रा कम कर देते हैं। कई लोगों के ये बनना बिल्कुल बंद हो जाता है। और जब बिल्कुल बंद होता है तो जो दूध है उसका सेवन करते ही उनको या तो अपच होती है, गैस बनती है, उसको कहा जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस किसी को सहन करना कहलाता है, टॉलरेट करना, और सहन नहीं होना कहलाता है इंटॉलरेंस। तो लैक्टोज की जो शर्करा है वो इंटॉलरेट हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि शरीर में रेनिन बनना बिल्कुल बंद हो गया। अब ये इतनी सारी चीजें बताई, यहाँ से ये शब्द समझ में आ रहा होगा। ये लैक्टिन शब्द जो है किससे संबंधित है, दूध से। तो यदि ये कीवर्ड पकड़ जाते हो फिर आपको पता भी नहीं है तो भी ऑप्शन आपका लग जाएगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में नहीं पढ़ रखा है तब भी ऑप्शन लग जाएगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन किस कार्य में सहायक है, पहला लिख रखा है रक्तचाप नियंत्रित करता है, दूसरा लिख रखा है दूध स्राव को बढ़ाता है। तो ये दूध स्रवण को बढ़ाता है, कौन सा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से निकलता है। उसके बाद आगे देखिए कौन सी ग्रंथि जो है जीवन रक्षा ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। तो जो संकटकालीन हार्मोन निकल रहा था कहाँ से, अधिवृक्क ग्रंथि से। अधिवृक्क ग्रंथि का दूसरा नाम क्या था, एड्रिनल ग्रंथि, जिसे 3F हार्मोन निकल रहा था। उसी से कौन से हार्मोन निकलते हैं, जीवन रक्षा हार्मोन कहा जाता है, और इसी ग्रंथि को ये नाम दिया जा रहा है। यहाँ पे पीयूष ग्रंथि मत लगा देना, क्योंकि पीयूष ग्रंथि हम याद रखते हैं कि ये कैसी है, मास्टर ग्रंथि, तो जीवन रक्षा ग्रंथि के रूप में यही होगी। अगला है किस हार्मोन को यौन हार्मोन कहा जाता है। तो यौवन हार्मोन जो है जनन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन होंगे। पहला दे रखा है थायरोक्सिन, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन। तो ये पुरुष जनन हार्मोन है, नर जनन हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। इसे यौवन हार्मोन भी कहा जाता है। इंसुलिन नहीं होगा, एड्रेनालिन जो है ये 3F हार्मोन है। किस हार्मोन की अधिकता से, एक्रोमिगेली, आपको बताया था ग्रोथ हार्मोन यदि ज्यादा निकल जाता है, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। ज्यादा निकलता है तो शरीर में जो है ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, हाइट वगैरह ज्यादा बढ़ जाती है, रोग कहलाता है भीमकायता। और उस भीमकायता का ही इंग्लिश वाला नाम है एक्रोमिगली। तो किस हार्मोन की अधिकता से, ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से। ग्रोथ हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकल रहा है, पीयूष ग्रंथि से। पीयूष का दूसरा नाम भी याद रखना है, पिट्यूटरी ग्रंथि। और ध्यान रखना है ग्रोथ हार्मोन की यदि कमी आ गई तो कौन सा रोग हो जाएगा, बौनापन। अगला देखिए प्रोजेस्ट्रॉन जो है किसके द्वारा निकलता है। तो प्रोजेस्ट्रॉन जो है ये महिलाओं में निकल रहा है। प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन ये महिलाओं में निकलते हैं, तो कौन सी ग्रंथि से निकलेंगे, ओवरी से। ओवरी का दूसरा नाम आपको याद रखना है, अंडाशय। अगला है मिलेटोनिन हार्मोन, नींद को नियंत्रित करता है, यह किसके द्वारा निकाला जाता है। तो इसमें ध्यान रखिए हमने जो चित्र देखा था उस चित्र में मस्तिष्क में एक तो क्या था, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो क्या बताया था आपको, सुपर मास्टर। फिर उसके बाद दूसरी ग्रंथि थी यहाँ पश्चिम मस्तिष्क में, उसका नाम था पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि थी, पीयूष ग्रंथि। एक और यहाँ स्थिति याद रखनी है दोनों आंखों के बीच में, उसका नाम है पीनियल ग्रंथि। है तो मस्तिष्क में, लेकिन वैसे स्थिति दोनों आंखों के बीच में आ रही है, इसलिए इसको
शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है। ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, शरीर की तीसरी आंख, ये शरीर की सबसे छोटी, पहला नंबर इसका, दूसरा नंबर इसका। फिर ध्यान रखिए, ये ग्रंथि जो है हमारे शरीर में जैविक घड़ी है, या बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक है। बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे, आपको ध्यान रखना है, हमारा शरीर जिन चीज़ों की जिस तरीके से हम आदत पटक लेते हैं, यानी दैनिक क्रियाएं, 24 घंटे के अंदर जो क्रियाएं अपन रिपीट कर रहे हैं, आदि हो जाते हैं जिन चीज़ों के, उसके लिए हमें कौन सी ग्रंथि याद दिलाती है? पीनियल ग्रंथि। इसमें आपको उदाहरण दिए थे, जैसे चाय पीने का समय जो है लोगों का निर्धारित होता है। जैसे मान लीजिए कोई 3 से 5 के बीच में चाय पीता है, और यदि किसी दिन आपने चाय नहीं पी तो 3 से 5 के बीच में आपको शरीर अपने आप याद दिला देगा। कैसे याद दिलाएगा? उबासी आएंगी, थकान होने लग जाएगी, सिर दर्द होगा, तब आपको याद आएगा कि आज तो चाय नहीं पी है। तो वो चीज़ आपको किस ग्रंथि ने याद दिलाई? पीनियल ग्रंथि ने। सोने का और उठने का टाइम यदि आपका फिक्स है, तो उस टाइम पे आप चाहे कितने ही थके हो, सुबह 5 बजे उठने का टाइम फिक्स है, तो एक बार 5 बजे आपकी आंख खुलेगी, तो वो अलार्म किस ग्रंथि ने बजाया है? पीनियल ग्रंथि ने। इसलिए इसे बायोलॉजिकल क्लॉक या क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक, या फिर कहा जाता है इसे जैविक घड़ी। इसी ग्रंथि से 2 हार्मोन निकल रहे हैं। उन 2 हार्मोन में एक हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन, और एक हार्मोन है सीरोटोनिन। दोनों में टा आ रहा है, मेलेटोनिन और सीरोटोनिन। ये हार्मोन जो है ये लाइट से इफेक्ट होता है, प्रकाश संवेदी हार्मोन है। प्रकाश की मात्रा यदि ज्यादा होगी, लाइट ज्यादा है, तो ये हार्मोन कम निकलेगा। कौन सा वाला? मेलेटोनिन। और ये कम निकलेगा तो नींद कम आएगी। अगर प्रकाश की मात्रा कम है, यानी जैसे रात में प्रकाश की मात्रा कम है, तो ये हार्मोन अच्छा निकलेगा, खूब निकलेगा, और खूब निकलेगा तो ये नींद में सहायक है ये हार्मोन। इसलिए इसे स्लीपिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ये प्रकाश संवेदी हार्मोन कौन सा है? मेलेटोनिन है। और इसकी मात्रा ज्यादा कब निकलती है? जब प्रकाश की मात्रा कम होती है। इसलिए ध्यान रखिए, सोते समय जो है हम लाइट डिम रखते हैं, लाइट बंद करते हैं, उसका कारण है सोने से जब प्रकाश की मात्रा कम करेंगे तो मेलेटोनिन की मात्रा खूब निकलेगी शरीर में, और ये नींद में सहायक होता है हार्मोन। इसके अलावा सीरोटोनिन हार्मोन जो है, इसे मूड हार्मोन कहा जाता है। और ये हमारी भावनाएं, जैसे खुशी है, दुख है, उस समय निकल रहा है, तो ये मूड हार्मोन भी कहला रहा है। अब इसी में एक कंफ्यूज करने वाला हार्मोन और है, मिलेनिन। मेलेनिन बोल दो, या मिलेनोसाइट हार्मोन होता है। ये हार्मोन एक अलग ही ग्रंथि से निकल रहा है। कौन सी वाली है? पीयूष ग्रंथि, ये वाली पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है मिलेनिन। और यहाँ कौन सा है? मिलेटोनिन, इससे निकल रहा है। जो इन दोनों में फर्क है, ये त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। अगर ये वर्णक ज्यादा निकलता है तो त्वचा का रंग डार्क होता है, कम निकलता है तो त्वचा का रंग लाइट होता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि यदि हम कड़ी धूप में खड़े रहते हैं तो त्वचा का रंग डार्क क्यों हो जाता है? मेलेनिन का स्त्रवण अधिक हो जाता है। इस मेलेनिन का नाम आप लोग क्रीम के एड में भी सुनते हैं। जैसे फेयर एंड लवली या फेयर एंड हैंडसम क्रीम का जब ऐड आता है तो उसमें बोला जाता है कि ये त्वचा को निखारती है और मेलेनिन को क्या कर देती है? कम कर देती है। तो वो थोड़ा बेवकूफ़ी बना रहे हैं। मेलेनिन हार्मोन जो है, ये हार्मोन कहाँ से निकल रहा है? पीयूष ग्रंथि से। और क्रीम को कहाँ अप्लाई किया जा रहा है? त्वचा के ऊपर। तो त्वचा के ऊपर क्रीम लगाने से वो हार्मोन कम नहीं निकलेगा। ये आनुवांशिकी होता है, तो ध्यान रखिए। ये अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये तो है मेलेटोनिन, कौन सा वाला? स्लीपिंग हार्मोन। और वो है मेलेनिन, जो कि त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। तो मेलेटोनिन हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है। ये किससे निकाला जाता है? तो ये ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। अगला देखिए, इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या कार्य है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी कौन सी ग्रंथि से निकल रहा है? पीयूष ग्रंथि से, जो शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, मस्तिष्क में स्थित है। इससे हार्मोन निकल रहा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को ध्यान रखिए, इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, और इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहा जाता है। मिल्क इजेक्शन हार्मोन। इसमें ध्यान रखिए, बर्थ हार्मोन इसलिए क्योंकि महिलाओं में डिलीवरी के समय प्रसव पीड़ा जो है चलाने में सहायक होता है यह हार्मोन। यदि किसी महिला में डिलीवरी के समय प्रसव पीड़ा नहीं चलती, लेबर पेन नहीं होता, तो उसका किसका इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन का। ये ऑक्सीटोसिन जो है महिला के गर्भाशय या बोलते हैं यूट्रस के मांसपेशियों में क्या करता है? सिकुड़न पैदा करता है, जिससे लेबर पेन चलता है और डिलीवरी में सहायक होता है। तो गर्भाशय संकुचन में ये सहायता करता है। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क इजेक्शन यानी स्तनों में दूध उतारने के लिए भी सहायक होता है।
तो इसमें क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है एग्जाम में कि गाय भैंसों के स्तनों में दूध उतारने के लिए किसकी सुई लगाई जाती है, तो किसकी सुई लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन की। लेकिन वर्तमान में इस इंजेक्शन को गाय भैंसों में, पशुओं में यूज करने के लिए बैन कर रखा है। यदि ये मार्केट में इंजेक्शन है तो ये महिलाओं में यूज करने के लिए है। पशुओं में जो यूज किया जा रहा है वो गलत तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि पशु में यदि इंजेक्शन लेके हम दूध का श्रवण करवा रहे हैं तो वो उनके साथ हम क्रूर व्यवहार कर रहे हैं, तो इसको बैन किया गया है पशुओं में यूज लेने के लिए। तो ये आपके अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे व्याख्या सहित आपको इस क्लास में समझा दिए गए हैं। धन्यवाद।